Bismillahirrahmanirrahim. Today is the third lecture of antibiotic resistance, and in this lecture we talk about the different mechanisms of antimicrobial resistance, and also we discuss about resistance pattern to different antibiotics. First of all, we talk about the mechanisms of antimicrobial resistance. So there are three principles. Number one is biological versus clinical resistance. Number two, environmentally mediated resistance. And number three, microorganisms mediated resistance. These are three principles of antimicrobial resistance. First of all, we discuss about biological and clinical resistance. So, what is biological resistance? It is a change in the bacterial structure and physiology that make it less susceptible to antibiotics. मतलब कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में एंड उसके फंक्शंस में ऐसी चेंजेस आ जाएं जिससे बैक्टीरिया जो हो वो एंटीबायोटिक्स को लेस ससेप्टेबल हो जाए, तो तब हम कहेंगे दिस इज़ अ बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस. एंड इट इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस अंटिल द रेजिस्टेंस बिकेम क्लिनिकली एविडेंट. यहाँ तक जो रेजिस्टेंस है इसको अभी तक हमने क्लिनिकली आइडेंटिफाई नहीं किया होता. अगर जब हम उसको क्लिनिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं देन वी से इट इज़ अ क्लिनिकल रेजिस्टेंस. लेकिन अगर अभी तक हमने इसको क्लिनिकली आइडेंटिफाई नहीं किया देन इट इज़ अ बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस. सो clinical resistance is when less susceptibility to antibiotics is completely lost. ये बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस में तो जो ससेप्टिबिलिटी थी वो लेस थी, लेकिन क्लिनिकल रेजिस्टेंस में जो उसकी जो लेस ससेप्टिबिलिटी थी वो कम्प्लीटली लॉस हो जाए, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए या वो कम्प्लीटली रेजिस्टेंट हो जाए, देन वी से इट इज़ क्लिनिकल रेजिस्टेंस एंड इट इज़ अ फाइनल पॉइंट वेयर इट इज़ क्लिनिकली नोटिस. अब जब हम उसको क्लिनिकली नोटिस कर लेते हैं, लेबॉर्ट्रीज़ में, रिसर्च सेंटर्स में उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो ये स्ट्रेन है ये इस एंटीमाइक्रोबियल को रेजिस्ट कर रही है, देन वी से डैट इट इज़ क्लिनिकल रेजिस्टेंस. सो बोथ रेजिस्टेंस डू नॉट नेसेसरली कोइंसाइड, rather biological resistance often goes unnoticed because mainly clinical labs detect clinical resistance. So जब तक हम उसको लैब में नहीं देख रहे होते या हमें ये पता होता है कि वो उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है, तब तक हम उसको बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस कहेंगे. जब उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो कम्प्लीटली लॉस हो जाए, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए या वो कम्प्लीटली रेजिस्टेंट हो जाए, देन वी से डैट इट इज़ अ clinical resistance. Second is environmentally mediated resistance. Now what is environmentally mediated resistance? It is a second principle, and it is a resistance which results from physical and chemical characteristics of the environment that either alters the antibiotic or microbial response to the drug. मतलब ये इन्वायरमेंट के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे वो फिज़िकल हों चाहे वो केमिकल हों, और वो कैरेक्टर्स करते क्या हैं, वो या तो एंटीबायोटिक्स को मॉडिफाई कर देते हैं या माइक्रोबियल का जो रिस्पांस है उस एंटीबायोटिक को उसको चेंज कर देते हैं. सो दिस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड environmentally mediated resistance. We discuss few factors, few environmental factors, few physiochemical factors such as pH, concentration of cations and anaerobic atmosphere. pH, as we know that pH is a main criteria कि जितने भी ऐसा हमें पता है कि जो ड्रग एंड माइक्रोबियल का जो इंट्रैक्शन है इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, सो इट इज़ ऑलवेज ऑप्टिमम pH. इसके लिए एक बाकायदा pH होनी ज़रूरी है. सो एक्टिविटीज़ ऑफ एथ्रोमाइसिन एंड एमाइनोग्लाइकोसाइड्स डिक्रीजेज विद डिक्रीजिंग pH. कि जब अगर हम pH को डिक्रीज़ करेंगे या pH एसिडिक होगी तो जो एरिथ्रोमाइसिन एंड एमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं इनकी एक्टिविटी भी डिक्रीज़ होगी. मतलब कि अगर pH बेसिक होगी तो ही एरिथ्रोमाइसिन एंड एमाइनोग्लाइकोसाइड अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकेंगे. सिमिलरली जो टेट्रासाइक्लिन है इट्स एक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग pH. कि जो टेट्रासाइक्लिन है ये एसिडिक pH पे बेस्ट परफॉर्म करती है, जबकि बेसिक pH पे या इंक्रीजिंग pH के ऊपर इसकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है.
सिमिलरली कैटाइंस का हमें पता है कि दे आर पॉजिटिव चार्ज आइंस, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी है इसके अंदर जो डबल पॉजिटिव चार्ज कैटाइंस मौजूद होते हैं, जैसे कि कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन, दे अफेक्ट द अमाइनोग्लाइकोसाइड एब्जॉर्प्शन ऑन द सेल सरफेस। एज वी नो डैट जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि उसके ऊपर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि जो बैक्टीरिया की जो सरफेस है, जो सेल सरफेस है, इसके ऊपर नेट चार्ज होता है। तो ऑटोमेटिकली इनकी अट्रैक्शन होती है। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज कैटाइंस क्या करते हैं, दे कम्पीट विद द अमाइनोग्लाइकोसाइड फॉर बाइंडिंग विद द नेगेटिव चार्ज साइट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो उसके साथ एक इनका कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से दे डिमिनिश द activity of aminoglycosides. Third is the anaerobic atmosphere, presence or absence of oxygen. If there is anaerobic atmosphere, then aminoglycosides are not taken. They are not taken by the cell because they are only taken by the cell under oxidative condition. So we can say that जो anaerobic microbes हैं, anaerobic microbes are those microbes we do not need oxygen for their survival. They are intrinsically resistant to aminoglycosides. Next is the intrinsic and acquired resistance. What is intrinsic? As we know that intrinsic mean by birth, ठीक है। वो resistant जो कि by birth एक माइक्रोब के अंदर मौजूद है, एंड देयर इज़ नो चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर और जेनेटिकल और फिजियोलॉजिकल स्टेट। एक्चुअली इट रिजल्ट्स फ्रॉम द नॉर्मल जेनेटिक, स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइक्रोब्स। यानी कि अगर हम उसकी माइक्रोब की अपनी ही उसकी जेनेटिक ऐसी होती है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह डिज़ाइन किया गया होता है कि उसके फंक्शन ऐसे होते हैं कि वो किसी भी एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर रहे हो, उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर के ऊपर कोई चेंज ना आए। तो दिस इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक रेजिस्टेंट, कि बाय बर्थ उसके अंदर ये मौजूद है। जैसे इसकी जो एग्जांपल है वो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की है, कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं वो इंट्रिंसिकली रेजिस्ट हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को, बिकॉज एनारोबिक बैक्टीरिया डू नॉट नीड ऑक्सीजन वाइल अमाइनोग्लाइकोसाइड नीड ऑक्सीजन फॉर इट्स एक्टिविटी। सो इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस इज़ प्रिडिक्टेबल रेजिस्टेंस। इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर वो एनारोबिक है तो वो जैसे को एनारोबिक है तो अमाइनोग्लाइकोसाइड को रेजिस्ट करेगा, तो इट इज़ अ प्रिडिक्टेबल रेजिस्टेंस। So what is acquired resistance? It results from altered cellular physiology and structural caused by changes in microbial genetic makeup। कि अब जब बैक्टीरिया के ऊपर कोई स्ट्रेस होता है, कोई इन्वायरमेंटली स्ट्रेस है या एंटीबायोटिकली कोई स्ट्रेस आ गया है या ऐसी कंडीशन हो गई हैं, तो व्हाट डज बैक्टीरिया डू? इट चेंज इट्स स्ट्रक्चरल, इट चेंज इट्स फिजियोलॉजी, इट चेंज इट्स जेनेटिक्स, कि वो अपने स्ट्रक्चर में, फंक्शंस में, जेनेटिक्स में ऐसी चेंजेस ले आता है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस को ओवरकम कर सके। सो इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल रेजिस्टेंस। तो ये प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, हमें नहीं मालूम कि बैक्टीरिया कहाँ पर है, वहाँ पर कैसी इन्वायरमेंट है और वहाँ पर वो किस तरह से रेजिस्टेंस शो कर रहा है। सो वी कैन से दैट एक्वायर्ड रेजिस्टेंस इज़ अनप्रिडिक्टेबल एंड इट इज़ एक्वायर्ड बाय ओनली फ्यू ऑर्गेनिजम्स। जबकि जो इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस है वो लार्ज ग्रुप ऑफ या लार्ज पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स के अंदर होती है, जबकि जो एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स के अंदर मौजूद होती है। एंड हाउ डज बैक्टीरिया एक्वायर्ड? इट कैन एक्वायर्ड अदर बाय म्यूटेशन और हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर सच एज कंजुगेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। So what is acquired resistance? How bacteria acquire resistance? As we say, due to changes within initially susceptible population, कि ऐसी population जो कि पहले susceptible थी लेकिन अब वो susceptible नहीं है, तो क्या हुआ, उसके अंदर या तो म्यूटेशन आ गई, मतलब या तो वो endogenous हैं, मतलब कि उसके अंदर अपनी कुछ चेंजेस आ गई और वो वर्टिकली ट्रांसमिट हुई, या तो फिर वो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र यानी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसक्रिप्शन और थ्रू कंजुगेशन, it transfer its
resistance gene. There are certain common pathways for antimicrobial resistance. कि बैक्टीरिया एंटीमाइक्रोबियल को रेजिस्ट कैसे करता है, उसके डिफरेंट पाथवेज हैं. नंबर 1 इज एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट. कि या तो वो जो एंटीबायोटिक है या वो जो ड्रग है या वो जो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है, बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस सम एंजाइम्स विच either degrade that agent or either they modified that agent. So now what happens कि जो modified agent होगा वो अपने target के साथ bind नहीं कर सकेगा. Second, it decrease the uptake or accumulation of antimicrobial agent. कि जो antimicrobial agent है उसकी जो uptake है उसको decrease कर देगा या उसकी accumulation नहीं होने देगा through efflux pump. यानी कि जो एक एंटीबायोटिक की कंसनट्रेशन चाहिए उसकी एक्टिविटी के लिए वो बैक्टीरिया है उसको डिक्रीज़ कर देगा. आइदर डिक्रीज इनफ्लक्स और इंक्रीज इफ्लक्स. नंबर 3 अल्टर एंटीमाइक्रोबियल टारगेट. कि जो बैक्टीरिया है वो अपने टारगेट की मॉडिफिकेशन कर लेता है या फिर उसके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूशंस कर लेता है या फिर टारगेट को प्रोटेक्ट कर लेता है. इसके अलावा what does it do? It decrease the affinity of antimicrobial agent and its target so that subsequent effects on bacteria metabolism do not occur. So these are the some common pathways for antimicrobial resistance. There are 3 basic types of acquired resistance. Number 1 is reduce intracellular accumulation of the drug by decrease influx or increase efflux of the drug. Number 2, enzymatic inactivation of the drug. Number 3, modification of the cellular target. And this modification is either through a mutation or chemical modification or protection of the target site or overexpression of sensitive target for a more resistant one. And intrinsic resistance, what does bacteria do? It, as you know, it is due to structure. It is a structure and functional trait of all the members of the group. यानी कि ये हर स्पीशी या हर जीनस के अंदर मौजूद होगी इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस. एंड हाउ डज बैक्टीरिया डू? व्हाट डज बैक्टीरिया डू? इट इनएसिबिलिटी ऑफ द ड्रग इनटू द बैक्टीरियल सेल. ये जो बैक्टीरिया की जो एंटीबायोटिक है या जो ड्रग है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर इंटर ही नहीं हो सकती. ठीक है, वो जो जैसे कि ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल के ऊपर आउटर मेम्ब्रेन्स होते हैं, तो जो पोरन चैनल क्या करते हैं वो एक बैरियर का काम करते हैं. वो इंट्रिंसिकली बैरियर हैं टू मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स. नंबर 2, एक्सक्लूशन ऑफ द ड्रग बाय क्रोमोसोमली इनकोडेड एक्टिव एक्सपोर्टर्स. या उसके इंट्रिंसिकली ऐसे पंप्स मौजूद होते हैं जो कि ड्रग इंटर हो रही है तो उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं आउटसाइड द सेल, सो दैट the maximum concentration of the drug does not present in the cell so that bacteria survive. Number 3, the innate production of enzymes that inactivate the drug. कि वो इंट्रिंसिकली ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है जो कि ड्रग को इनएक्टिवेट कर रहे हैं, सच एज बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस बाय एंटेरोबैक्टीरियसी. और another method is lack of affinity of the drug for the bacterial target. जो ड्रग है उसकी एफिनिटी ही नहीं होती अपने टारगेट की तरफ, और देयर इज़ अ लैक ऑफ टारगेट. या फिर जो ड्रग है उसका सेल के अंदर कोई टारगेट ही नहीं है. जैसे कि इफ़ वी गिव cell wall inhibitor to bacteria named Mycoplasma, then this drug do not perform its action because as we know that the target of cell wall inhibitor is a cell wall, and in Mycoplasma there is no cell wall, so there is a lack of target. So it is also a mechanism of intrinsic resistance. Now we discuss some resistance pattern to different antibiotics. First of all, we talk about beta-lactam antibiotics. As we know that beta-lactam antibiotics are those antibiotics which affect or which work on the cell wall. So what does bacteria do? Bacteria produces an enzyme, beta-lactamases. What does this enzyme do? This enzyme open the beta-lactam ring and alter the structure of the drug so that the drug does not bind to penicillin binding proteins.
As gram-positive organisms secrete the enzyme in the surrounding atmosphere, which hydrolyze the beta-lactam ring before the drug can bind penicillin-binding proteins, while gram-negative bacteria, these enzymes remain in the periplasmic space. As you know, not every beta-lactam is hydrolyzed by every beta-lactamase. There are different mechanisms. Bacteria either enzymatically degrade the drug, or it alters its antibiotic targets, or its decrease intracellular uptake. Resistance to glycopeptides, and its prominent example is vancomycin. As we know that the target of vancomycin is terminal D-alanine. So what does bacteria do? It changes its amino acid. If it added serine at position number 5, अगर जो बैक्टीरिया है वो अपनी पोजीशन नंबर 5 स्टेम पेप्टाइड की पोजीशन नंबर 5 के ऊपर टर्मिनल डी एलानिन की जगह सेरीन को अटैच कर दे, तो देन ऑर्गेनिज्म इज़ वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट की। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि इससे अपने प्रिकर्सर्स को चेंज कर लिया। बैक्टीरिया ने अपने प्रिकर्सर्स को, सेल वॉल के प्रिकर्सर्स को, एलानिन को चेंज कर लिया सेरीन के साथ, देन इट इज़ वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट. So we can say that it is an altered target mechanism. Next mechanism is overproduction. Overproduction of peptidoglycan layer results in excessive binding of glycopeptide molecules, and there is no sufficient drug to exert its effects. Steph strain shows such behavior कि वो अपने ओवर प्रोडक्शन कर लेते हैं, सो जितनी भी ड्रग है वो बाइंड तो हो जाती है अपने टारगेट के साथ, लेकिन जो ओवर प्रोडक्शन होती है पेप्टिडोग्लाइकैन की, उसकी वजह से जो ड्रग है वो अपना प्रॉपर इफेक्ट शो नहीं कर रही होती, तो इससे भी जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस एक्वायर कर लेता है. नाउ रेजिस्टेंस टू अमाइनोग्लाइकोसाइड्स. As bacteria produce different aminoglycoside modifying enzymes, as we know that aminoglycoside work on 30 as portion of ribosome. So different enzymes are produced, such as modifying enzymes are produced by the bacteria, such as it do phosphorylation of hydroxyl groups, adenylation of hydroxyl group, acetylation of amino group. These mutations result in altered target ribosomal sites. Pollen alteration in gram-negative cell membrane also contribute to resistant development. So now resistance to quinolone. Limit quinolone access to the interior of cell DNA processing site. कि जो quinolone की जो अगर हम उसको लिमिट कर दें, जो बैक्टीरिया क्या है उसकी लिमिटेशन कर देता है, उसकी प्रॉपर कंसंट्रेशन को एंटर नहीं होने देता. सो quinolone does not produce maximum damage to the cell. Or another mechanism is efflux of the drug. Okay, there are certain efflux pumps which are present in the bacteria, that what does they do? Once a drug has been taken by the cell, it is pumped out to keep the intracellular level to relatively low level. Or there are also mutational changes in the subunit of DNA gyrase enzyme that is the target of quinolone. कि जो बैक्टीरिया, जैसे हमें पता है जो quinolone है उसका जो टारगेट होता है वो DNA गायरेज एंजाइम होता है, तो बैक्टीरिया उसके अंदर म्यूटेशनल चेंजेस ले आता है जिसकी वजह से उनकी बाइंडिंग नहीं हो पाती. These are some examples of resistance to certain antimicrobe. Now there are some factors which affect the level of resistance. There are numerous factors कि किस लेवल की रेजिस्टेंस हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द स्पीशी, कि उस स्पीशी की नेचुरल रेजिस्टेंस क्या है, उसकी इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस क्या है. सेकंड, रेजिस्टेंट जीन और म्यूटेशन इन्वॉल्व, कि उसके अंदर जो म्यूटेशन जीन क्या आया है या उसके अंदर किस टाइप की म्यूटेशन हुई है, किस लेवल की म्यूटेशन हुई है, इट आल्सो अफेक्ट द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस. थर्ड, एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन स्ट्रेन, कि अब एक स्ट्रेन है उसने जीन को एक्वायर तो कर लिया है, लेकिन क्या उसकी फिटनेस कॉस्ट इतनी है कि क्या वो उस जीन को एक्सप्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इट आल्सो मैटर्स. एंड नंबर 4 इज़ द प्रेजेंस ऑफ अदर जीन्स और म्यूटेशन, कि वो अदर जीन्स की मौजूदगी में अपने एक्सप्रेशन को किस लेवल तक लेकर जा रहा है. सो दीज ऑल आर द मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस. And this diagram, there are different mechanisms. In A we can see that there decrease cell permeability. कि जो A फिगर है वो ये बता रही है कि जो ड्रग है उसकी जो परमेबिलिटी है वो कम हो रही है, जो सेल है उसको
डिक्रीज़ अपटेक कर रहा है, उसकी परमेबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। जबकि इन सेकंड वी कैन सी देयर अल्ट्रेशन ऑफ टारगेट, पे जो टारगेट है उसकी अल्ट्रेशन हो रही है कि जब ड्रग इंटर तो कर रही है लेकिन वो अपने टारगेट के साथ बाइंड नहीं कर रही। वाइल इन थर्ड फिगर सी देयर इंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन, कि इंजाइमेटिकली उसको डिग्रेड कर दिया है या उसको मॉडिफाई कर दिया है एंटीबायोटिक्स को, जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर ली। And number 4 is the active export. Through efflux pump, the drug which enters the cell is export out of the cell. So these are the some mechanism of antibiotic resistance. इससे हमने different principles पढ़े इस lecture में। हमारे पास मुख्तलिफ प्रिंसिपल थे कि environmentally mediated थे, माइक्रोऑर्गेनिज्म मीडिएटेड थे, या फिर क्लिनिकली रेजिस्टेंस थे। इसके अलावा हमने इंट्रिंसिक एंड एक्वायर्ड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। इसके अलावा डिफरेंट एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरिया कैसे रेजिस्ट कर सकता है उसके बारे में हमने ब्रीफ पढ़ा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।